ये अप्रस्तुत है। आइटम नंबर 17 अनुसंधान राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान विधेयक 2023। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, मैं यहां से बात। स्पीकर सर, with your kind permission, I rise to move that the Anusandhan National Research Foundation Bill 2023 be taken into consideration. कौन बोल है? और जो माननीय सदस्य आज हाउस में जिन्होंने अनुपस्थित रहने का निर्णय किया है, मुझे विश्वास है एक दिन वो इस बात पर पछताएंगे कि ये बिल 75 बरस के बाद पहली बार इस सदन में लाया जा रहा है, और मुझे नहीं लगता कि अगले 75 बरस भी इस तरह का बिल आएगा। सो इट इज इन अ वे हिस्ट्री इन मेकिंग। द चॉइस इज लेफ्ट टू अस whether we make it a part of, whether we make ourselves part of the history or deprive ourselves of this historic opportunity in the history of India's parliamentary proceedings. आपने जैसा जानते हैं कि पिछले 8-9 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत को एक भौगोलिक भूमिका निभाने का अवसर मिला है। आज देश विदेश में भारत का लोहा माना जा रहा है, और ये मुख्यतः इस कारण संभव हुआ कि विज्ञान और नवाचार के क्षेत्र में भारत की प्रतिभा, भारत की क्षमता, भारत का सामर्थ्य पहली बार दुनिया के सामने आया है। और इससे ये भी प्रमाणित होता है कि हमारे यहाँ ह्यूमन रिसोर्स की कभी कमी ना थी, प्रतिभा की कमी ना थी, योग्यता की कमी ना थी, मेहनत करने का मादा कभी कम ना था। हमारे युवा वैज्ञानिकों में आंखों में सपने भी थे। आपने देखे होंगे वो चित्र सारा भाई के, जब वो बाईसाइकिल के कैरियर पर अपना लॉन्चर व्हीकल लेकर के जाते थे। तो शायद अभाव इस बात का था कि नीति निर्धारित करने वालों के स्तर पर या नेतृत्व में शायद उस प्रकार का सहयोग, उस प्रकार की सहायता उपलब्ध नहीं थी। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज प्रोवाइडेड एन इनेबलिंग मिलियो, जिसमें हर प्रकार की क्षमता को अपनी पूर्ण योग्यता के अनुसार उसे आउटलेट मिला। और ये इसलिए संभव हुआ कि इन गत 9 वर्षों में प्रधानमंत्री ने अनेकों ऐसे क्रांतिकारी निर्णय लिए, बहुत सारी पुरानी बंदिशों को तोड़ डाला। मैनी टैबूज ऑफ द पास्ट वर ब्रोकन। अंतरिक्ष को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया गया। आज नतीजा यह कि 150 से अधिक स्टार्टअप इसरो में काम कर रहे हैं। और भले ही हमारी अंतरिक्ष की यात्रा उस समय आरंभ हुई थी जब तत्कालीन सोवियत यूनियन और अमेरिका चांद की धरती पर पैर रखने के, आदमी उतारने के स्वप्न देख रहे थे, और हम चंदा मामा दूर के गीत गा रहे थे। लेकिन आज वो स्थिति है कि भले ही अमेरिका का एक मानव सन 1969 में, जिसका नाम नील आर्मस्ट्रांग था, चांद की धरती पर उतर करके आया, लेकिन आगे पीछे अपने आजू बाजू पानी अथवा जल की उपस्थिति ना देख सका। ये हमारा चंद्रयान था जो जल के चित्र लाया। और आज अमेरिका के नासा जैसे संस्थान हमारे द्वारा लाए गए निष्कर्षों के प्रतीक्षा करते हैं अपने शोध के लिए, अपने भविष्य की योजनाओं के लिए। इसी प्रकार क्वांटम मिशन अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया, जिसने हमें विश्व के 4-5 उन देशों की श्रेणी में आकर के खड़ा कर दिया कि जहां दूसरे देश हैं वहीं हम हैं। अथवा पहले ये हुआ करता था कि कोई एक नई टेक्नोलॉजी आ जाती, 10-15 वर्ष वो विदेश में लागू रहती, जब वो लोकप्रिय हो जाती तब हम उसे बनाते। मैं आपके आगे एक उदाहरण रखना चाहूंगा बड़ा महत्वपूर्ण टेलीविजन का। अमेरिका में 1950 के दशक में भी टेलीविजन चलता था, और 1960 का जो चुनाव हुआ वहां पर राष्ट्रपति का, जिसमें एक बड़े ही
नाटकीय ढंग से ड्रामेटिक तरीके से रिचर्ड निक्सन को जॉन कैनेडी ने हराया था, वो टर्निंग पॉइंट था वहां का टीवी डिबेट। जबकि हमें तब ये कोई इल्म ही नहीं था, गुमान नहीं था कि टीवी होता क्या है। हमारे यहाँ टीवी 1970 के दशक में आया, वो भी एक सप्ताह में आधा घंटा चलता रहा। लेकिन आज मोदी जी के नेतृत्व में हम ये गर्व के साथ कह सकते हैं, विद ऑल द कॉन्फिडेंस एट आवर कमांड, दैट वी आर एट द सेम पेस, रादर इन मेनी वेज अहेड ऑफ अदर कंट्रीज। द अदर कंट्रीज आर लुकिंग अप टू अस। और इसलिए इस प्रकार की भौगोलिक भूमिका को सुचारू रूप से निभाने के लिए हमें कुछ उसी तरह के प्रावधान भी करने पड़ेंगे। और ये नेशनल रिसर्च फाउंडेशन अथवा राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान, कुछ एक देशों ने इस प्रकार के प्रतिष्ठान कायम किए हैं। हम आज उन देशों के साथ जुड़ करके उनसे एक कदम आगे बढ़ने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले जनवरी 3 को 2019 में जब हमारे इंडियन साइंस कांग्रेस जो कि वार्षिक सम्मेलन होता है, ये प्रधानमंत्री की ओर से ही ये सुझाव आया था कि क्या इस प्रकार का अनुसंधान प्रतिष्ठान भारत में भी कायम किया जा सकता है। और सच पूछिए तो जय अनुसंधान का आह्वान भी उन्होंने किया। उसके उपरांत 2019 में राष्ट्रपति का जो अभिभाषण हुआ उसमें भी इसका उल्लेख आया। फिर उसके बाद एक और मील का पत्थर NEP 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो शायद बहुत साल पहले होनी चाहिए थी। ना मालूम क्यों इतने साल उस पर किसी ने विचार नहीं किया। हमारी एजुकेशन पॉलिसी पुराने तकाजे, पुराने मापदंडों पर आधारित थी, जो हमारे छात्रों को, हमारे युवाओं को भौगोलिक स्पर्धा के लिए तैयार करने में असमर्थ थी। हालांकि उसका नाम तक भी ह्यूमन रिसोर्स था। वो भी कोताही दुरुस्त हुई, आज इसको एजुकेशन मिनिस्ट्री कहते हैं, बिकॉज ह्यूमन रिसोर्स हैज अ डिफरेंट कॉनोटेशन इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, इन अदर वर्ड्स। वहां से लेकर के आज तक उसमें एग्जिट एंट्री का प्रावधान है। आप अपने विषय चुन सकते हैं, आप विषय बदल सकते हैं, आप अपनी प्रतिभा, अपने स्किल, अपने एप्टीट्यूड के अनुकूल अपना रास्ता तय कर सकते हैं। और उसी को जोड़ते हुए उस प्रतिभा को, उस क्षमता को पूरा अवसर मिले, यह और ज्यादा अनिवार्य हो जाता है कि इस प्रकार की नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का गठन किया जाए। अब प्रमुख तौर पर अगर कहा जाए कि इसकी इतनी आवश्यकता क्यों थी या इसे शीघ्र लाने की इतनी क्या मजबूरी थी, तो शायद संक्षेप में यह कहा जा सकता था कि जो हमारी एग्जिस्टिंग व्यवस्था थी उसमें कुछ एक मिसिंग लिंक थे। हमारे उदाहरण के तौर पर फंडिंग में हमारे अधिकतर अनुसंधान के केंद्र और विभाग विश्वविद्यालयों में है, लेकिन ये फैले हुए हैं साइंस इंस्टीट्यूट्स में भी, IITs में भी, दूसरे संस्थानों में भी। और जो हमारे फंडिंग के स्रोत थे, जैसे हमारे यहाँ एक बोर्ड है, साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, वो स्पर्धा के आधार पर ग्रांट देता था। और स्पर्धा के आधार पर IITs जैसे संस्थान लगभग 65% ग्रांट के हकदार हो जाते और मात्र 11% राज्यों के विश्वविद्यालयों को उपलब्ध रहती। इंट्रोडक्शन के समय किसी ने कहा था कि ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के खिलाफ है बिल, बल्कि मैं ये कहूंगा कि हम राज्यों का सशक्तिकरण कर रहे हैं। उनके विश्वविद्यालयों में जो वो साधन प्रोवाइड नहीं कर पा रहे थे, इसके माध्यम से वो किए जाएंगे। और इसलिए ये कल्पना ही कि एक हाई लेवल थिंक टैंक बनाया जाए जो कोऑर्डिनेशन करे फॉर द लॉन्ग टर्म एंड द शॉर्ट टर्म रिसर्च, जो सीडिंग करे, जो फैसिलिटेट करे जहां अच्छा अनुसंधान हो रहा है, और जो वैज्ञानिक ढंग से स्वयं भी शोध करे कि किस प्रकार के विषयों पर हमें नवाचार करना है, हमें शोध करना है, और किस तरह की कोलैबोरेशन हमारी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रहे, ताकि हमारी भौगोलिक भूमिका दिन प्रतिदिन बढ़ती जाए। और साथ ही साथ ट्रांसलेशनल रिसर्च, यानी वो अनुसंधान जो मात्र प्रयोगशाला तक सीमित रहे और समाज के किसी कार्य ना आए, उसका कोई अर्थ नहीं। किस प्रकार उसका ट्रांसलेशन करके, उसको अनुवादित करके समाज हित में लाया जाए, चाहे वो विकास के कार्य हों, चाहे वो अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के कार्य हों, चाहे वो समाज सुधार के हों। और इसलिए पब्लिक प्राइवेट कोऑर्डिनेशन, समय आ गया है
कि धीरे धीरे पब्लिक और प्राइवेट के बीच की इस दूरी को समाप्त किया जा सके, क्योंकि यदि हमें सामूहिक तौर पर विकास करना है तो इन बंदिशों को और इन बाधाओं को से हमें मुक्ति प्राप्त करनी होगी। ये संस्था इस बात का भी ध्यान रखेगी कि किस प्रकार इंडस्ट्री को जोड़ा जा सके, सो दैट वी हैव अ हेल्दी सिनर्जिज्म बिटवीन रिसर्च, एकेडमिया, इंडस्ट्री, स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप। और साथ ही साथ जो फंडिंग होगी, जैसे पहले मैंने अभी कुछ क्षण पहले कहा कि उसका कोई बहुत ज्यादा व्यवस्थित प्रक्रिया नहीं थी, कई बार वो आउटकम्स उसके उतने नहीं रहते जिसकी अपेक्षा थी, तो इस संस्था के पास एक्सपेंडिचर को एनालाइज करने का भी प्रावधान रहेगा कि कितना देना कितना नहीं, और साथ ही साथ उसका समय समय पर सर्वे भी रहेगा। लंबी बात अभी नहीं करते, इसके बाद जब हम उत्तर देंगे तो कुछ अगर आवश्यक रहा, लेकिन ये मुख्य तौर पर इसके प्रशासनिक प्रावधान में दो संस्थाएं रहेंगी। एक गवर्निंग बॉडी जिसके अध्यक्ष प्रेसिडेंट एक्स ऑफिशियो तौर पर प्रधानमंत्री रहेंगे, उसके सदस्यों में शिक्षा मंत्री, विज्ञान मंत्री और प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर। इसी प्रकार उनके पास ये भी प्रावधान रहेगा कि कुछ वो नॉमिनेट मेंबर्स करें, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा इसमें भूमिका देने का प्रयास है। 5 लगभग सदस्य उद्योग जगत से हो सकते हैं और यहां तक कि ह्यूमैनिटीज से, सोशल साइंसेज से भी, ताकि वो सोशल एंगल भी कहीं लुप्त ना हो जाए विज्ञान की खोज में। और इस गवर्निंग बॉडी के नीचे कामकाज चलाने के लिए एग्जीक्यूटिव काउंसिल रहेगी, जो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर जिसके चेयरमैन होंगे, सारे संबंधित सचिव उसके मेंबर होंगे, और इसके पास भी ये अधिकार रहेगा कि ये बाहर से भी जिन जिन विशेषज्ञों को उचित समझे नियुक्त कर सके। इसका लगभग बजट 50,000 करोड़ रुपया 5 वर्ष के लिए रखा गया है, जो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा एक कदम है, बहुत बड़ा निर्णय है। आज तक विज्ञान को लेकर के कहीं भी किसी भी सरकार ने 70 वर्ष इस प्रकार की प्राथमिकता नहीं दी। इस 50,000 करोड़ में 10,000 करोड़ रुपया सरकार की ओर से आरंभिक समय में, 4,000 करोड़ रुपया जो हम बोर्ड ऑफ इंजीनियरिंग एंड रिसर्च को अब इसी में शामिल करेंगे, उसको समाप्त करेंगे, उसका बजट आ जाएगा, और 36,000 करोड़ रुपया अन्य साधनों से। ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है, ह्यूज स्टेप टुवर्ड्स इन्वॉल्विंग प्राइवेट सेक्टर। ये 36,000 करोड़ रुपया प्राइवेट इंडस्ट्री से भी आ सकता है, फिलांथ्रोपिस्ट से भी आ सकता है, और देश विदेश से सहयोग करना चाहेंगे ये भी आ सकता है, ताकि उनको अपनी इन्वॉल्वमेंट भी महसूस हो, इससे मुनाफा भी कमाए और अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हुए देश की सामूहिक अर्थव्यवस्था में भी विज्ञान और नवाचार के माध्यम से योगदान करे। मुझे लगता है इस बिल में बहुत ज्यादा कोई बहस की आवश्यकता नहीं, समझने की आवश्यकता थी। अगर माननीय सदस्य यहाँ रहते तो शायद और ज्यादा अच्छा होता, हम भी उनसे कुछ सुझाव लेते। इसी प्रार्थना के साथ मैं ये निवेदन करूंगा कि इस बिल को सर्वसम्मति से पारित किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद श्री जगदम्बिका पाल जी।